नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर्स में वेक्टर अलजेब्रा की चर्चा कर रहे हैं और वेक्टर अलजेब्रा की चर्चा में हमने काफ़ी कुछ कर लिया है और हम वेक्टर के कंपोजिशन या एडिशन की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। इसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ जो है उसको शुरू कर रखा था और पैरेललोग्राम लॉ के अंदर हमने परिणामी और दिशा की बात कर ली थी और दो स्पेशल केसेज की बात भी कर ली थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भाई आगे जब एंगल्स के मान चेंज होते हैं, 60 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, तो उस टाइम के ऊपर आपके पास जो है वो एंगल्स के ऊपर 90 डिग्री होता है, तो उस टाइम आपके एंगल्स के कारण से आपके रिजल्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसी की बात हम आज करेंगे। तो स्पेशल केसेस चल रहे थे। याद दिलाऊं तो पहला जो केस लिया था हमने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया था और इसको हमको मिला था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, यानी हमारे को परिणामी का मैक्सिमम वैल्यू मिला था। सेकंड जो हमने डिस्कशन किया था इसको हम पैरेलल भी बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा जो हमने बात की थी वो थीटा इज इक्वल टू हमने 180 डिग्री लिया था और इसको हम एंटी पैरेलल भी कहेंगे। और इसके हमने अंदर देखा था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हमारे को मिलती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हमारे को मिलती है। हमारे को यहाँ से कंसेप्ट भी समझ में आई थी कि भाई जब आपके पास दो इक्वल वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, तो वो एक दूसरे को वेनिश कर देते हैं और रिजल्टेंट हमारे को एक नल वेक्टर मिलता है, एक जीरो वेक्टर मिलता है, जो हमने यहाँ से देखा था। यानी रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम होता है, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, यानी जीरो वेक्टर। अब जो है वो हम थर्ड वन जो बात करेंगे वो थर्ड वन बात करेंगे हम इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यदि आपके पास थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे, तब आप परिणामी की दिशा और इसकी रिजल्टेंट की बात किस तरीके से करेंगे, तो आज आप हम उसकी ही बात कर लेते हैं। देखिए, परिणामी ज्ञात करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, पहले उसकी बात करते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ठीक इसी तरह से अगर आप बात करो तो टेन एल्फा, जो आप सदिशों के बीच का कोण निकालते हो तो आप टेन एल्फा की बात करते हो, तो टेन एल्फा बराबर आता है आपके पास q साइन थीटा बटा q प्लस पी कोस थीटा। परिणामी का किसी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ p प्लस क्यू कोस थीटा। अगर आप टेन बीटा की बात करते हो, दूसरे सदिश के साथ परिणामी के साथ, दूसरे सदिश का परिणामी के साथ बनाया गया कोण, तो यहाँ आएगा p साइन थीटा बटा q प्लस p कोस थीटा। चलिए, आपने ये बात यहाँ तक कर ली। अब नेक्स्ट वन जो है वो हम साइन कोस 60 डिग्री के लिए इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो ये होगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और यहाँ से 1/2। 2 ने 2 को काटा तो आपके पास बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू।
ये आपको मिला आर स्क्वायर बराबर। तो रिजल्टेंट आपको कुछ आर स्क्वायर का इस तरह से मिलता है। अब हमको इसका टेन अल्फा फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इसका क्या करना है, टेन अल्फा फाइंड करना है। तो टेन अल्फा फाइंड करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, क्यू साइन थीटा, सीधा वहां से देखो वैल्यू, तो क्यू की जगह क्यू, साइन थीटा की जगह साइन कितना आएगा, थीटा दे रखा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बट्टा फॉर्मूला कहता है P, तो P का P प्लस Q कोस 60 डिग्री। सोल्व करेंगे तो Q साइन 60 होता है √3/2, तो Q √3/2 अपॉन में P का P प्लस Q कोस 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो Q/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये एलसीएम आकर 2PQ प्लस Q हो जाएगा, और ये जो दो लघुत्तम में रहेगा वो दो इस दो का भाग चला जाएगा या कट जाएगा। तो हमारे पास बचता है Q√3 अपॉन 2P प्लस Q। ये हमारे को यहां से रिजल्ट मिलता है। अब इसका भी एक स्पेशल केस है कि इफ यहां से आपको ये रिजल्टेंट मिला, अगर साइन 60 कोस 60 डिग्री एंगल होता है बीच में दो वेक्टर्स के, और यहां से आपको मिली इसकी दिशा की बात, लेकिन इफ भाई दोनों वेक्टर बराबर भी तो हो सकते हैं, तो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर, यानी पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने बराबर कर दिया, तब क्या होगा, तब क्या बवाल बचेगा, ये देखिए आप। तो P और Q यहां से बराबर हुए, तो यहां से भी P और Q बराबर हुए, तो ये हो गया आपके पास 2P², ये भी हो गया P²। यहां से आपके पास हाफ से हाफ कटा, तो एक P² तो गया, तो एक P², दो P² और तीसरा P²। तो आप रख के देख लीजिए, तो R² इज इक्वल टू आएगा आपके पास P² प्लस ये भी P² प्लस इस दो ने इस दो को काटा, तो यहाँ P और ये P की Q की जगह भी P, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास P²। तो R² इज इक्वल टू बचता आपके पास 3P², तो R इज इक्वल टू हो गया P√3। रिजल्टेंट मिला आपको P√3। ठीक इसी तरह से अगर अपन बात करें तो आपको क्या मिलता है, दिशा की अगर अपन बात करते हैं तो दिशा में आपको मिलता है टेन अल्फा इज इक्वल टू, आप चाहें तो यहीं सोल्व कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आया हुआ है, और आप चाहें तो वहां से जो मेन फॉर्मूला अपना यहाँ जो है वो वैल्यू रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपने इसको सपोज सोल्व किया तो आपको क्या मिला, इसकी दिशा की बात के लिए, तो टेन अल्फा बराबर आपके पास क्या आता है, तो Q बराबर, तो Q √3/2 बटा में आपके पास है 2P प्लस Q, तो मैं यहाँ Q की जगह क्या कर देता हूँ P, और 2P का 2P है ये, प्लस ये क्या हो गया आपके पास P, तो नीचे बन गया आपके पास 3P, नीचे कितना बच गया 3P, या इस P को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया P√3/2 अपॉन P को मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा 2 + 1। ठीक है बच्चों, अंदर बचा 2 + 1, तो सॉरी √3 तो बचा, यहाँ 2 कहाँ से आ गया, इसी में वैल्यू रख रहे हैं अपन, तो √3 अपॉन P 2 + 1, तो ये P से P कट गया, तो आपको बचा √3/3, √3/3। जब अपन इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कराएंगे, तो ऊपर का √3 तो गया और नीचे क्या बचा, सिर्फ √3। तो इसको अपन परिमेयकरण करते हैं, तो 3√3, ये √3 और √3 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास 1/√3, और 1/√3 का मतलब होता है 10 कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो टेन अल्फा बराबर कितना है आपके पास 30 डिग्री, तो टेन अल्फा मिलता है आपको 30 डिग्री।
अब इनको एक, वैसे तो ऑब्जर्वेशन से आता है, और मैं ये नहीं कहता कि भाई रटने का कोई तरीका है, ये कोई रटने का तरीका भी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं और वेक्टर के सवाल एकदम सीधे आते हैं, तो हमारे को क्वेश्चन ये चांस रखना है कि भाई हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं उसके लिए हमारे को एक छोटी सी ट्रिक टाइप एक लाइन याद रखनी है। वैसे कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ट्रिक समझ के ही उसको याद कर लेना, ताकि आपको मेंटेलिटी के कारण से जल्दी याद हो जाएगी। तो हमने कहा कि भाई P और P बराबर है, यानी आपको दिया हुआ रहेगा कि दो परिणामी, दो सदिश हैं जो परिमाण में बराबर हैं, 60 डिग्री के कोण के ऊपर एक दूसरे से एडजेसेंट है, यानी 60 डिग्री के कोण पर एक दूसरे के साथ कोण बना रहे हैं 60 डिग्री का, तो उनका परिणामी क्या होगा, उनका दिशा क्या होगी, ऐसा सवाल पूछते हैं। भाई दो, रिपीट करता हूं, दो आपके पास सदिश हैं जो परिमाण में बराबर हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर हैं, तो सवाल अगला ये पूछेगा कि दोनों के बीच का परिमाण और उनकी दिशा ज्ञात कीजिए। ऐसा होता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, सॉरी, आपको सीधा याद रखना है PP60, 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 रिजल्ट क्या है आपके पास, P√3, PP60, P√3 और 30। तो इस वाली प्रॉब्लम के लिए आपको याद रखना है PP60, P√3, 30, यानी अब आपके पास कोई भी वैल्यू जो है वो दे दी जाए जिसमें दोनों जो है उनका परिमाण जो है वो बराबर हो, दोनों सदिश, जैसे सपोज दो फोर्सेज हैं, और वो दो फोर्सेज अगर अपन यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, मैं यहाँ सपोज एक एग्जाम्पल की बात करूँ कि दो फोर्सेज हैं जो यहाँ पर जो है वो 4 न्यूटन है या 3 न्यूटन है, और ये भी जो है वो 3 न्यूटन है, एक दूसरे के ऊपर 60 डिग्री के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो बताइए आप 60 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि जैसे मान लो एक तीर कमान वाला एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, गुलेल वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आप खींचते हैं, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री बनता है, दोनों भुजाएं जो है वो बराबर ही खींचेगी, और ये दोनों भुजाएं जो है वो बराबर है। अगर आप तीर कमान वाला एग्जाम्पल लें तो ये कोई तीर है, यहाँ से जो आपकी स्ट्रिंग या डोरी बंधी हुई है वो कुछ इस तरह से बंधी हुई है, सॉरी, बीच का जो यहाँ से जो है वो आपकी तीर जारी है ऊपर, तो यहाँ जो एंगल बनने वाला है वो है 60 डिग्री। तो ये डोरी जो है वो बराबर मात्रा में खींची हुई है, तो इसके ऊपर जो स्ट्रिंग का फोर्स जो है वो भी मान लीजिए 3 न्यूटन है, और यहाँ भी जो है वो 3 न्यूटन है। तो इस तरह के एग्जाम्पल के लिए आपको ये वाली ट्रिक काम में लेनी है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया और आपने इस फॉर्म में उस क्वेश्चन को बना लिया, और अब आपको डायरेक्ट ये ट्रिक काम में लेनी है। यानी PP60 ये आपको मिल गया। तो P√3, तो जो P है परिणामी है 3, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 3√3, और इनके साथ बनने वाला कोण कितना आएगा 30 डिग्री। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री। नहीं समझे? ये एंगल ही तो पूछा अगले ने कि किसी एक परिणामी के साथ किसी एक भुजा द्वारा बनाया गया कोण, तो ये कितना होगा। अगर आप इस एग्जाम्पल को इस तरह से देखें तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, ये बन गया पैरेललोग्राम। कैसे भी सोच सकते हो आप। तो ये जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, वो करते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आपके पास जो दो सदिश हैं उनके बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, यानी ऑर्थोगोनल है वो। तो सपोज ये दो वेक्टर हैं, ये P वेक्टर और ये Q वेक्टर, तो ये हो गया इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में।
तो ये पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल बन जाएगा और ये इसके पैरेलल बन जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे को रिजल्टेंट आर वेक्टर निकालना है। क्योंकि कोण कितना है, 45 डिग्री है, तो इस रिजल्टेंट का पी के साथ बनाया गया कोण ज्ञात करना है, या रिजल्टेंट का क्यू के साथ बनाया गया कोण ज्ञात करना है, और इस दोनों सदिशों का परिणामी कितना होगा वो भी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। सीधी सी बात है कि थीटा बराबर दिया हुआ है 90, तो cos 90 इज इक्वल टू होता है 0। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये 2pq वाली चीज जो है वो वेनिश हो जाएगी। तो यहां से आपको r बराबर मिलेगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। और अगर आप इसका यहां से tan अल्फा निकालोगे तो tan अल्फा तो आसानी से निकल जाएगा। tan अल्फा आपको निकालना है, तो यहां देखिए q तो है ये sin 90 1 हो गया तो q हो गया, cos 90 0 हो गया, तो डायरेक्ट क्या बचा आपके पास q अपॉन p। जब कोण 90 डिग्री हो तो दिशा क्या आती है, q अपॉन p। इससे आपको डायरेक्ट दिशा जो है वो ज्ञात हो जाएगी। इसका भी स्पेशल केस होगा। तो इफ p वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर, यानी दोनों सदिशों के परिमाण यदि बराबर हो जाएं तो क्या होगा। तो दोनों सदिशों के यदि परिमाण आपके बराबर हो गए तो आपको क्या मिलेगा, यहां से देखिए ये p स्क्वायर और ये वापस क्या हो गया q स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2p स्क्वायर का अंडररूट किया आपको। देखिए p स्क्वायर और p स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2p स्क्वायर रूट 2p। तो इसका क्या आएगा r बराबर p रूट 2। ये दोनों सदिश अगर बराबर हो गए तो इसका ये आएगा। तो इसी तरह से आपके ये दोनों बराबर आ गए तो tan अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन p इज इक्वल टू 1। और tan अल्फा 1 कब होता है, जब tan 45 डिग्री हो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। ट्रिक तो नहीं है, फिर भी एक ट्रिक की तरह ही अपन इसको याद कर सकते हैं कि भाई p दोनों बराबर हो गए, तो p 90 ये तो आपको गिवन रहेगा p 90। तो रिजल्टेंट क्या आएगा p रूट 2 और एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। तो p 90 p रूट 2 45, ये लाइन आपको रट लेनी चाहिए। ये लाइन आपके काफी काम आएगी, डायरेक्ट आपको एग्जाम में आपका समय बचाएगी, आपको दूसरे क्वेश्चन करने के लिए काफी समय बचेगा। इस तरह की चीजें जो है वो अगर हम एग्जाम में करने बैठते हैं तो काफी लेंथी हो जाती है, इसलिए हमारे को इनको थोड़ा सा डायरेक्ट याद रख लेना चाहिए। इसी के साथ अपन जो है वो नेक्स्ट वाली बात भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर जो है वो क्या आएगा, 5th नंबर के अंदर थीटा बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसका थीटा बराबर लेंगे 120 डिग्री। चलिए भाई, थीटा बराबर 120 है तो कोस 60 हाफ, तो पलटेगा तो माइनस हाफ। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। फॉर्मूला
थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री, और कोस 120 डिग्री कितना होता है, तो आप कहेंगे -हाफ होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस हाफ। ये आपके पास टर्म बच गई। हाफ से ये 2 जो है वो बाई 2 से ये 2 जो है वो कैंसल आउट हो गया, तो बचा कितना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। ये आपके पास बचकर सामने आता है। यहां से आप जो है वो इसका एंगल फाइंड कर सकते हो। तो एंगल फाइंड करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू, तो tan अल्फा इज इक्वल टू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, q साइन 120, तो साइन 60 होता है 3/2, तो 120 हो जाएगा √3/2, √3/2 डबल वो वापस घूम के जाएगा तो 3/2। ओके, देन p प्लस q cos 120 डिग्री, यहां से ये हो गया, q का q साइन 120 का वैल्यू हो गया √3/2 बट्टा p का p प्लस q का q और -हाफ का -हाफ। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बचा हमारे पास, q√3, ठीक है, 2 इसके साथ गुणा हुआ तो 2, बीच में माइनस, ठीक है, तो 2p माइनस q और ये बटा 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो q√3 2p माइनस q। चलिए ये आपके पास क्या बचा, इसका डायरेक्शन आया। अब वही आपके स्पेशल केस, तो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q, दोनों बराबर हैं तो मान रख दीजिए और देखिए क्या आएगा। तो यहां से अपन जो फाइंड करते हैं तो P और Q बराबर है, तो ये हो गया आपके पास P स्क्वायर, ये भी हो गया P स्क्वायर, तो ये भी हो गया आपके पास P स्क्वायर। तो एक बार वैल्यू रख लेते हैं, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, एक P से एक P कटा तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, P स्क्वायर, स्क्वायर ने स्क्वायर को काटा तो R बराबर आपको मिला P, R बराबर आपको क्या मिला बच्चों, P मिला, ठीक है। तो दिखती सी एक बात है, इसका अगर अपन tan अल्फा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैसे तो 60 डिग्री आएगा, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। तो p√3 अपॉन 2p माइनस p, तो 2p में से एक p गया, नीचे क्या बचा p ने p को काटा तो बचा क्या, √3, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपके पास tan अल्फा की वैल्यू क्या आई, 60 डिग्री। अगर हमारे को डायरेक्ट याद रखना है तो हम उसी तरह का एक लाइन याद करेंगे और उस लाइन से हम सीखेंगे क्या करना है। तो p दोनों बराबर है और बीच का कोण 120 डिग्री है, तो p 120 डिग्री, p 120, फिर रिजल्टेंट क्या आया आपके पास, p 60, p 120 p 60। यह आपको डायरेक्ट 120 डिग्री के लिए याद रखना है, जबकि आपको दिया हुआ हो कि दोनों के परिणामी बराबर हो। तो अब आपको एक छोटी सी एक बात बताते हैं कि भाई दो आपको इस तरह से दिए हुए हैं, दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ये है आपका वेक्टर P और ये 120 के ऊपर है आपका वेक्टर, यहां से 120, ये है आपका वेक्टर Q।
दे रखा है कि P और Q परिमाण में बराबर है, दोनों 1-1 न्यूटन के हैं सपोज, तो उनका परिणामी क्या होगा? तो उनका परिणामी तो यहीं से निकलेगा, दिखती सी बात है। तो इस लाइन को अपन यहाँ शिफ्ट करते हैं, हो गई, और इस लाइन को अपन ऊपर शिफ्ट करते हैं, हो गई। ये लीजिए, ये वहाँ से 120 बन गया। तो अगर आप इनको नापोगे तो ये लाइन और ये लाइन तीनों ही आपको बराबर मिलेगी, यानी P बराबर Q बराबर आप करोगे तो R भी ऑटोमेटिक इसके बराबर आ जाएगा। यानी क्या ये संभव है? प्रश्न इस प्रकार से आता है, क्या ये पॉसिबल है कि दो सदिश दे रखे हैं, उन सदिशों का परिमाण भी उन सदिशों के मान के बराबर हो? यानी ये अगर आपको 1 न्यूटन दे रखा है और ये आपको 1 न्यूटन दे रखा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उनका परिमाण भी 1 न्यूटन आएगा? बिल्कुल पॉसिबल है, उनका परिमाण 1 न्यूटन आएगा। ठीक है बच्चों, तो उनके बीच में यदि आपको 120 डिग्री एंगल दे रखा है तो उनका परिमाण कितना आना चाहिए? 120 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक याद रखने की बात हुई। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका कि हमारे फिजिक्स में इसका यूज कब, कैसे और कहाँ हो सकता है, उसकी बात भी हम कर लेते हैं। देखिए डायग्राम आपको ध्यान से देखना है। यहाँ मैंने कोई एक सर्किट लगा रखा है, से आर लगा रखा है और इस तरह का सर्किट बना रखा है। यहां से सपोज करंट गई 2 एम्पियर, ठीक है, तो यहां कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। यहां कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। वापस जुड़कर कितनी आई? 2 एम्पियर। एक बात, अब एक ऐसा ही सर्किट में और बना देता हूं, उसको भी आपको गौर से देखना है। यहां से करंट आई 2 एम्पियर, यहां करंट गई 2 एम्पियर, यहां करंट गई 2 एम्पियर और वापस भी आपको मिल गई 2 एम्पियर। क्या ये पॉसिबल है? विच वन इज पॉसिबल? आप कहोगे सर पहले वाला पॉसिबल है, दूसरे वाला पॉसिबल नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई पॉसिबल? क्यों नहीं है ये पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लग रखा है? अल्टरनेटिंग करंट लग रखा है, और यहाँ क्या लग रखा है? डीसी करंट लग रखा है, डायरेक्ट करंट लग रखा है, और यहाँ अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट लग रखा है। एसी करंट एक बार में एक फेज में चलता है, अगली बार में अपना फेज बदल लेता है। तो ठीक उसी तरह से एक बार जब ये ऊपर वाले फेज में रहेगा तो 2 एम्पियर करंट ऊपर वाले सर्किट में जाएगी, और नेक्स्ट बार जो करंट जाएगी कुछ इस तरह से करंट चलती है। तो ये जो ऊपर वाली 2 एम्पियर करंट है मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, नीचे वाली 2 एम्पियर करंट जो है मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो टोटल करंट यहाँ जंक्शन पर आकर किसी समय में 2 एम्पियर हो जाएगी। तब आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए। तो यानी ये 2 सदिश हो गए, 2 बराबर सदिश हैं, तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया। कहने का मतलब है ये आपका वेक्टर P है और ये आपका वेक्टर Q है और ये आपका R वेक्टर है। रिजल्टेंट क्या है? आपका R है। तब ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हमने अभी पढ़ा है ये चीज पॉसिबल है कि रिजल्टेंट P आता है। तो दोनों का रिजल्टेंट P और P है, दोनों बराबर हैं, 2 एम्पियर है, तो दोनों का परिमाण बराबर है, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा? उनके बराबर ही आएगा। जब आपसे पूछा जाता है कि इसके बीच में एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे साहब 120 डिग्री एंगल होगा, तब ये चीज पॉसिबल है। तो ये चीज आपके काम आती है। 12th जो पास करके बच्चे आए हैं उन लोगों ने अपने अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ रखी है, और जो बच्चे 11th पास करी हैं या 11th में आए हैं वो ये आगे जो करंट वाला पार्ट है, अल्टरनेटिंग करंट वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसमें पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके अलावा वेक्टर के खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं। वेक्टर हमारे
जहाँ भी हमें दिशा की जरूरत पड़ती है वहीं हमारे वेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, वेक्टर का वहीं यूज हो जाता है। तो एंटायर फिजिक्स की अपन बात करें, जो भी हम 11th-12th में फिजिक्स पढ़ेंगे, 12th में आपके जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, वहाँ इसका बेहद उपयोग है वेक्टर्स का। इसके अलावा आप जो मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे, काइनेमेटिक्स करेंगे, काइनेमेटिक्स में भी खूब यूज है। तो यहाँ तक हमने जो है वो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है। आगे के जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और लामीज थ्योरम की बात करेंगे, और उसके बाद में हम वेक्टर का प्रोडक्ट्स देखेंगे, किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, किस तरह से उसकी डायरेक्शन ली जाती है। तो आगे वाले चैप्टर में हम वेक्टर अलजेब्रा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।